नमस्कार। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। एक पॉलिश वकील थे, उनका नाम था राफेल लेम्किन। द्वितीय विश्व युद्ध में जो हॉलोकास्ट हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, उसमें उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। उनके पूरे परिवार में केवल वो और उनका भाई बचे थे। डॉक्टर लेम्किन ने इसके बाद एक कैंपेन चलाया और नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय कानून में अपराध की श्रेणी में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हीं के प्रयासों से दिसंबर 1948 में जीनोसाइड पर यानी नरसंहार पर संयुक्त राष्ट्र की एक कन्वेंशन हुई, एक सम्मेलन हुआ और नरसंहार पर संयुक्त राष्ट्र की एक कन्वेंशन जनवरी 1951 से प्रभावी हुई। चूंकि वो कन्वेंशन 9 दिसंबर को हुई थी, इसलिए 9 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम इस रूप में मनाया जाता है। इसको शॉर्ट में ऐसे समझें कि ये दिन नरसंहार से पीड़ित हुए लोगों की गरिमा को बनाए रखने और उन्हें याद करने के लिए मनाया जाता है, ताकि इस क्राइम से और लोगों को बचाया जा सके, एक तरीके से जागरूकता फैलाने के लिए। लेकिन जब ये कन्वेंशन हुई थी तब इस दिन को मनाने का फैसला नहीं किया गया था। 11 सितंबर 2015 को ये निर्णय लिया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कि हर साल 9 दिसंबर को हम नरसंहार पीड़ितों की गरिमा बनाए रखने के लिए अपराध की रोकथाम का एक दिवस मनाएंगे। इस संदर्भ में अर्मेनिया महासभा में ये प्रस्ताव लेकर आया था और दुनिया भर में नरसंहार द्वारा मारे गए लोगों के सम्मान में जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया था और भविष्य में इस प्रकार के अपराध की रोकथाम हो सके, इसलिए उचित कदम उठाने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्णय लिया गया था। जब 2015 में ये प्रस्ताव आया था तो लगभग सभी देशों ने इसे बिना मतदान के पारित कर दिया था। साथ ही कहा गया था कि यह हर देश का उत्तरदायित्व होगा कि वो लोगों को नरसंहार से बचाने हेतु कदम उठाएगा। लेकिन ये जीनोसाइड यानी जिसे हिंदी में नृजातीय संहार या नरसंहार भी कहते हैं, ये होता क्या है? देखिए, नरसंहार को मानवता के खिलाफ सबसे गंभीर अपराध के रूप में समझा जा सकता है। ये एक ऐसा कुकृत्य है जिसके मूल में सामूहिक विनाश काम करता है और जो किसी जाति के अस्तित्व को मिटा देने के आधार पर काम करता है। इसे मानवता के खिलाफ सबसे घिनौने अपराध के रूप में समझा जा सकता है। ये जो अंग्रेजी में शब्द है जीनोसाइड, ये 1943 में राफेल लेम्किन का ही दिया हुआ है। ये ग्रीक और लैटिन शब्द का मिला जुला स्वरूप है। एक ग्रीक शब्द है जीनोस, उसका मतलब होता है जाति या रेस। उसके साथ जुड़ा है साइड। साइड एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब है मारना। जीनोसाइड का मतलब हुआ किसी पूरी जाति का खात्मा, किसी पूरी जाति को मारना, किसी रेस को मारना। अगर नरसंहार के इतिहास की बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि पिछली एक शताब्दी में यानी 20वीं शताब्दी में केवल एक ही जीनोसाइड हुआ था और वो था द हॉलोकास्ट, द्वितीय विश्व युद्ध का नरसंहार 1941 से 1945 के बीच जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप में नाजी जर्मनी और उनके सहयोगियों ने एक व्यवस्थित रूप से, कहा जाता है कि 60 लाख से ज़्यादा ज्यूस का नरसंहार किया था, जो कि लगभग 2/3 यूरोपियन ज्यूस जनसंख्या थी। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि पिछली सदी में केवल एक नरसंहार नहीं हुआ था, बल्कि कुछ और भी थे। जैसा कि 1915 से 1920 के बीच ऑटोमन तुर्क ने अर्मेनियाई लोगों को बड़े स्तर पर मारा था। इसी तरह से 1994 का रवांडा का नरसंहार, जिसमें 8 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इन सब के अलावा हाल ही में आपने म्यांमार पर नरसंहार के आरोप सुने होंगे रोहिंग्या मामले में कि उसने संयुक्त राष्ट्र के समझौते का उल्लंघन किया है, जीनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। लेकिन यहाँ भारत की बात करना बहुत ज़रूरी है। भारत के संदर्भ में इस मुद्दे को कैसे देखा जाए? ध्येय IAS में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्यापक विवेक ओझा से समझिए। भारत का जातीय संहार यानी जेनोसाइड के मुद्दों से पुराना सरोकार रहा है। आज़ादी के समय की बात करें तो भारत को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के साथ साथ स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड का भी दंश झेलना पड़ा। आज़ादी के समय कश्मीर में जेनोसाइड का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा भी रहा। इसके बाद 1948 में एक कन्वेंशन आया जो जेनोसाइड को रोकने की बात करता है, जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। तो इसे शॉर्टकट में जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 कहते हैं और भारत ने इस पर अपना हस्ताक्षर किया, इसे
जेनोसाइड की समस्या के समाधान के लिए इसे एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा। 1959 में भारत ने इस पर जब हस्ताक्षर किया, तब से अब तक 137 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। यह कन्वेंशन भारत सहित तमाम हस्ताक्षरकर्ता देशों पर यह वैधानिक दायित्व डालता है कि वे अपने देश में जातीय संहार को घटित होने से रोकें और ऐसे कृत्य करने वाले अपराधियों को दंडित करें। चूंकि इस अभिसमय के अनुच्छेद 2 में किसी राष्ट्रीय, नृजातीय यानी एथनिक, प्रजातीय यानी रेशियल या किसी धार्मिक समूह को नष्ट करने वाले किसी भी कार्यवाही को रोकने की बात की गई है, इसलिए भारत जैसे बहुधार्मिक, मल्टी एथनिक, मल्टी रेशियल देश में सभी प्रकार के समूहों की सुरक्षा की अपेक्षा भी की गई है। अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान को जेनोसाइड का दोषी मानता है, और यही काम अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान भारत समर्थक बलूचिस्तान में हजारा शियाओं के साथ इसी तरीके का जेनोसाइड का काम करता है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ी जा सकती है भारत के संदर्भ में कि इस कन्वेंशन में जेनोसाइड से जुड़े अपराधों की जांच और मुकदमे की कार्यवाही हेतु किसी ट्रिब्यूनल से मतलब ये काम कराने की बात की गई है। साथ ही जिन लोगों को जेनोसाइड के अपराध में दंडित किया जा सकता है, उसमें इस कन्वेंशन में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल जो रूलर्स हैं और जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनको भी रखा गया है। यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड को रोकने की इसमें बात की गई है। भारत में भी समय समय पर जीनोसाइड का मुद्दा उठाया जाता रहा है, चाहे वो सिख दंगे का हो या चाहे गोधरा कांड हो या फिर कोई और हो। इन सबको कहीं ना कहीं नरसंहार से जोड़कर देखा जाता है, इन सब पर राजनीति होती है। लेकिन विवेक ओझा भी जिस बात को उठा रहे थे और कह रहे थे कि ट्राइब्यूनल बनाए जाने की बात अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में है ताकि इस तरह के अपराधों पर कार्यवाही अलग से हो सके, तो क्या भारत में वाकई नरसंहार जैसे अपराध से निपटने के लिए कोई कानून है? विवेक ओझा: यह गौर करने वाली बात है कि ना तो जेनोसाइड और ना ही क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के खिलाफ अपराध को भारतीय आपराधिक कानूनों का भाग बनाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर ने सिख दंगों संबंधित स्टेट थ्रू सीबीआई वर्सेस सज्जन कुमार के केस में 2018 में सुनवाई करते हुए कहा था कि भारतीय क्रिमिनल लॉ का इन दोनों का भाग न होना एक बड़ी कमी है और भारत को इस पर विचार करना चाहिए कि जेनोसाइड और मानवता के खिलाफ अपराध को बेहतर तरीके से अपने राष्ट्रीय कानूनों में परिभाषित करें और कार्यवाही किया जाए। वैसे इस तरह से कानून होकर भी ना होना ये केवल भारत में नहीं है नरसंहार के मामले में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। पिछले साल जब म्यांमार पर पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया ने जीनोसाइड कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाया था और रोहिंग्या मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष उठाया था, तब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार सरकार के खिलाफ एक अंतरिम निर्देश जारी किया था। आपको बताएं कि संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र के अनुच्छेद 94 के अनुसार सभी सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों का पालन करना अनिवार्य तो है, लेकिन इसके फैसलों को लागू करने की अपनी एक सीमा भी है। आज तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के मामले में किसी भी देश के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। साथ ही सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों में से कोई भी देश अपने वीटो पावर का उपयोग करके अपने या किसी सहयोगी देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों पर रोक भी लगा सकते हैं। जैसा कि साल 1989 में निकारागुआ बनाम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मामले में न्यायालय ने अमेरिका द्वारा निकारागुआ के खिलाफ की गई गैर कानूनी सैनिक कार्रवाई के आरोप में अमेरिका को दोषी पाया था, किंतु अमेरिका ने न्यायालय के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, कई बार संयुक्त राष्ट्र जीनोसाइड कन्वेंशन में अपनाई गई जीनोसाइड की परिभाषा को लेकर भी अलग अलग देशों को आपत्ति है। कोई इसे बहुत ही ज़्यादा संकुचित परिभाषा मानता है, जबकि कुछ का मानना है कि इस परिभाषा के दायरे में केवल मानव जाति ही आती है, जबकि उससे जुड़ा पर्यावरण जिसके साथ मानव जाति विकास करती है, जिसकी वजह से मानव जाति सस्टेन करती है, उसे इससे बाहर रखा गया है। अगर किसी तरीके के पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है और आप उसे हानि पहुंचाते हैं, उसे भी जीनोसाइड की परिभाषा के तहत आना चाहिए। इसके अलावा कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है
कि आप ये तय कर सकें कि जो जीनोसाइड यानी नरसंहार हुआ है वो जानकर किया गया है, वो इंटेंशन की वजह से था या एक डाउट के कारण ऐसा किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद इस बात को मानने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं है कि जीनोसाइड या नरसंहार या नृजातीय संहार उन तमाम अपराधों से बड़ा अपराध और घिनौना अपराध है जिनके मामले में हम अंतिम सज़ा फांसी मानते हैं। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी ये उपलब्ध हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।